हेलो दोस्तों। आज की कहानी बेहद रोमांटिक है, इसलिए प्लीज़ पूरी सुनें। कैलाश अंकल, आप मेरी विधवा माँ की अच्छे से सेवा करना, फिर मैं आपको वो सुख दूंगी जो शायद आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। निशा की बात सुनकर कैलाश का मुंह खुला का खुला रह गया। कैलाश की पत्नी को गुजरे हुए 4 साल हो चुके थे। वो अपनी जिंदगी में बिल्कुल अकेला था। दूसरी ओर मधुबाला भी तो अकेली ही थी। मधुबाला के छोटे से परिवार में बस एक गोद ली हुई बेटी थी। मधुबाला के पति की मृत्यु को करीब 2 साल हो चुके थे। उनकी गोद ली हुई बेटी निशा अब जवानी की दहलीज पर कदम रख रही थी। वो भी बहुत खूबसूरत और स्वभाव से चंचल लड़की थी, जिसकी देखभाल मधुबाला पूरी ममता के साथ करती थी। कैलाश मधुबाला के हर छोटे बड़े काम में मदद किया करता था। उसने अपनी मेहनत और लगन से मधुबाला की विधवा पेंशन भी लगवा दी थी। मधुबाला उसके प्रति धीरे धीरे एक गहरा लगाव महसूस करने लगी थी, लेकिन उसने कभी इसका जिक्र नहीं किया था। दूसरी ओर कैलाश उसे हमेशा आदर और सम्मान की नज़र से देखता था। एक दिन जब वो मधुबाला को सब्जी मंडी से सब्जी दिलवाने के लिए लेकर गया था, तब लौटते वक्त मधुबाला ने उसे पास के ही एक अच्छे रेस्टोरेंट में रोक लिया था। मधुबाला मुस्कुराकर बोली, आप मेरे लिए इतना कुछ करते हैं, आज एक कप कॉफ़ी मेरी तरफ से हो जाए। कैलाश ने मना नहीं किया और वो दोनों रेस्टोरेंट में चले गए। रेस्टोरेंट में ज़्यादा भीड़ नहीं थी और वे एक शांत कोने में बैठ गए। मधुबाला ने कॉफ़ी मंगवाई, जबकि कैलाश ने ठंडा पीना पसंद किया। बातचीत हल्की फुल्की और सहज थी। मधुबाला ने भी उसे देखकर ठंडा मंगवा लिया। कैलाश ने पहली बार महसूस किया कि मधुबाला की आंखों में कुछ अलग सा था, जैसे कोई बात कहने की कोशिश कर रही हो। उनकी बातचीत हल्की फुल्की चल रही थी, लेकिन मधुबाला के चेहरे पर एक अनकही शरारत झलक रही थी। कैलाश को कुछ असहजता महसूस हुई, जैसे माहौल बदल रहा हो। मधुबाला ने मुस्कुराते हुए उससे कुछ व्यक्तिगत बातें करना शुरू कर दिया। वो उसे अपने जीवन की कठिनाइयों और अकेलेपन के बारे में बता रही थी। कैलाश चुपचाप सुन रहा था। वो हर बात का जवाब नहीं दे रहा था, लेकिन मधुबाला ने शायद उसकी खामोशी को उसकी सहमति समझ लिया। खाने पीने के बाद दोनों घर लौट गए। घर पहुंचने पर जब कैलाश मोटरसाइकिल से सब्जियां उतार रहा था, तब मधुबाला उसके पास आ गई। उसने कैलाश से कहा, आप हमेशा इतना ध्यान रखते हैं मेरा। कभी कभी सोचती हूँ कि आपका कर्ज कैसे चुकाऊंगी। कैलाश थोड़ा सा मुस्कुराया और जवाब दिया, कर्ज जैसी कोई बात नहीं है मधुबाला जी, ये तो मैंने बस इंसानियत के नाते किया है। मधुबाला उसकी बात सुनकर हंस दी और बोली, इंसानियत से ज़्यादा है कैलाश, ये तो दोस्ती से भी बढ़कर है। वो ये कहकर अंदर चली गई, लेकिन उसके चेहरे पर एक गहरी मुस्कान थी। कैलाश अब सोच में पड़ गया था। उसे पहली बार महसूस हुआ कि मधुबाला शायद उसे लेकर कुछ अलग सोच रखती है। एक दिन मधुबाला ने कैलाश को अपने घर बुलाया। वो थोड़ी गंभीर और झिझक भरी दिख रही थी। उसने कुछ देर की बातचीत के बाद साहस जुटाकर कहा, कैलाश देखो, बुरा मत मानना, लेकिन मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। कैलाश ने उसे चौंक कर देखा और बोला, क्या बात है मधुबाला, आप कुछ परेशान लग रही हैं। मधुबाला ने गहरी सांस ली और सीधे शब्दों में कहा, मैं आपको चाहने लगी हूँ। मुझे लगता है कि मैं अब अकेले नहीं रह सकती। उसकी बात सुनकर कैलाश का दिल अचानक से जोर जोर से धड़कने लगा। कुछ देर के लिए कैलाश खामोश हो गया और कुछ नहीं बोल पाया। फिर उसने धीरे से आवाज में कहा, मधुबाला, तुम मेरी दोस्त की पत्नी हो, इस बारे में मत सोचो, ये ठीक नहीं है। मधुबाला की आंखों में आंसू भर आए। उसने अपनी बात समझाने की कोशिश करते हुए कहा, मैं जानती हूँ कि तुम सही कह रहे हो, लेकिन अकेलेपन ने मुझे अब तोड़ दिया है। कैलाश, मुझे किसी का साथ चाहिए। मैं जानती हूँ तुम भी अकेले हो। क्या हम एक दूसरे का सहारा नहीं बन सकते? कैलाश के मन में अब उथल पुथल मच गई थी। वो मधुबाला की बातों और अपनी स्थिति के बीच फंस गया था।
कुछ देर तक दोनों के बीच गहरी चुप्पी छाई रही। मधुबाला ने धीरे से उसके पास आकर कहा, कैलाश, मैंने आज तक किसी से कुछ नहीं मांगा, बस इतना कह रही हूँ कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और तुम्हारे साथ अपना जीवन बिताना चाहती हूँ। कैलाश ने उसकी बात सुनी, लेकिन अपने मन को शांत करते हुए कहा, मधुबाला, मुझे समय दो। मैं तुम्हारे बारे में और इस रिश्ते के बारे में सोचकर ही कोई फैसला ले सकता हूँ। मधुबाला ने उसकी एक न सुनी और सहजता से उसके करीब आ गई। उसकी आंखों में स्नेह और गहरा भाव झलक रहा था। कुछ देर तक वो बस चुपचाप कैलाश की आंखों में देखती रही। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपना चेहरा ऊपर उठा लिया। उसके खुले हुए होंठ जैसे कैलाश का इंतजार कर रहे थे। उसकी आंखों में अपने लिए इतना प्यार देखकर अब कैलाश खुद को रोक न पाया और उसने अपने होंठों को मधुबाला के होंठों पर रख दिए और उसके प्यार को अपनी सहमति दे दी। फिर मधुबाला ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कैलाश, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि जो मैं महसूस कर रही हूँ, क्या तुम भी वही महसूस करते हो? कैलाश कुछ बोल नहीं पाया। वो उसकी बात और अपने भीतर उठ रही भावनाओं के बीच उलझा हुआ था। तभी अचानक हल्की हंसी की आवाज़ ने माहौल को बदल दिया। निशा कमरे के दरवाजे पर खड़ी थी। उसने ताली बजाते हुए कहा, अरे वाह मम्मी, आपने तो सब कुछ साफ ही कर दिया। अब अंकल को तो हाँ कहना ही पड़ेगा। मधुबाला एकदम से चौंक गई और तुरंत पीछे हट गई। उसकी शर्म से लाल हो रही आंखें अब निशा की ओर देख रही थीं। उसने हल्के गुस्से में कहा, निशा, यहाँ से अभी के अभी जाओ। बड़ी होशियार हो गई हो तुम। निशा हंसते हुए बोली, अरे मम्मी, मैं तो बस मजाक कर रही थी। मैं तो बस जा ही रही हूँ, आप दोनों बातें करो। अंकल लगे रहिए। उसकी बात सुनकर कैलाश पूरी तरह असहज हो गया। उसके मन में एक डर और झिझक घर कर गई कि कहीं निशा ये सब किसी और से ना कह दे। लेकिन निशा मुस्कुराती हुई चली गई। उसके जाने के बाद मधुबाला ने फिर से शांत होकर कैलाश से कहा, देखो, मैं अपनी भावनाओं को दबा नहीं सकती। तुम ऑफिस के बाद ज़रूर आना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगी। कैलाश ने कोई जवाब न दिया और बस सर हिलाकर बाहर जाने लगा। मधुबाला ने उसका हाथ थामा और दरवाजे तक छोड़ने आई। निशा ने जाते जाते मुस्कुराकर कहा, अंकल, जल्दी आना, मम्मी की हर बात सुननी पड़ती है। मधुबाला हल्के से हंसी और निशा के गले लग गई। कैलाश खामोशी के साथ बाहर निकल गया, लेकिन उसके मन में कई सवाल उमड़ रहे थे। आखिर आपने कैलाश अंकल को मना ही लिया मम्मी। अंकल तो सच में बहुत अच्छे हैं, निशा ने शरारती अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। मधुबाला उसकी बात सुनकर थोड़ा झेंप गई और हल्की नाराजगी जताते हुए बोली, चुप हो जाओ निशा, ऐसा मत कह, नहीं तो कैलाश क्या सोचेगा। निशा ने हंसते हुए कहा, अरे मम्मी, मजाक कर रही हूँ। वैसे अंकल सच में अच्छे इंसान हैं। आप दोनों की जोड़ी तो परफेक्ट है। ये सुनकर मधुबाला ने उसे गौर से देखा और कहा, अब जाओ यहाँ से, शरारतें मत करो। कैलाश निशा और मधुबाला की शरारतें भरी बातें सुनकर मुस्कुराने लगा। उसने सहजता से कहा, आप दोनों तो बहुत मस्त बातें करती हैं। खैर, मैं शाम को ज़रूर आऊँगा। ये सब कहने के बाद भी कैलाश के दिल में अजीब सी खलबली मची हुई थी। दिन भर ऑफिस के काम करते हुए उसके मन में यही सवाल बार बार उठता रहा कि ये सब क्या हो रहा है। क्या मधुबाला सच में मुझे पसंद करती है? उसने खुद से कई बार ये सवाल किया। उसके मन में मधुबाला की बातों और निशा की शरारतों के बीच की कड़ियां जुड़ने लगी थी। उसे लगने लगा था कि मधुबाला का लगाव शायद सिर्फ दोस्ती तक सीमित नहीं है। काम के दौरान भी वो बार बार मधुबाला के शब्द और उसकी मुस्कान को याद कर रहा था। एक और वो इस रिश्ते को लेकर दुविधा में था, तो दूसरी ओर मधुबाला का प्यार और स्नेह उसे अपनी तरफ खींच भी रहा था। कैलाश की पत्नी को गुजरे हुए 4 साल हो चुके थे। क्या अब ये एक नई जिंदगी की शुरुआत हो सकती है? पर निशा ने ऐसा क्यों कहा था? क्या वो मजाक कर रही थी या उसमें भी कोई और बात छुपी थी? कैलाश ने इन विचारों को झटक दिया। वो सोचने लगा, मधुबाला जो अभी जवान है, अपनी पूरी जिंदगी जीने के लिए तैयार है,
और मैं जो अब 42 साल का अधेड़ आदमी हूँ। क्या ये रिश्ता संभव है? वो मन ही मन ये भी सोच रहा था कि मधुबाला जैसी सुंदर और आत्मनिर्भर महिला के लिए उसके जैसे व्यक्ति का क्या महत्व हो सकता है। शाम को कैलाश ने अपनी दुविधा को दरकिनार किया और ऑफिस से 4 बजे ही निकल गया। वो सीधे मधुबाला के घर पहुंच गया। दरवाजे पर निशा ने उसे देखकर कहा, अंकल आप तो 5 बजे आने वाले थे ना? कैलाश ने हंसते हुए जवाब दिया, मन नहीं लग रहा था तो सोचा जल्दी चला जाऊं। उसने अपनी भावनाओं को छिपाने की कोशिश नहीं की। निशा ने दरवाजे से हटते हुए मुस्कुराकर कहा, अंदर आइए। वैसे बताइए मेरी मम्मी कैसी लगी आपको? निशा की तिरछी मुस्कान और सवाल सुनकर कैलाश थोड़ा असहज हो गया। उसने हल्के से कहा, वो बहुत अच्छी है। निशा ने उसकी झिझक को नोट किया, लेकिन उसने मजाकिया लहजे में फिर पूछा, और मैं कैसी लगती हूँ अंकल? कैलाश इस सवाल से थोड़ा और असहज हो गया। उसने कोई उत्तर नहीं दिया और नजरें दूसरी तरफ कर लीं। निशा ने खुद को उसे दिखाते हुए बिल्कुल उसके सामने आ गई, जैसे वो अपना सौंदर्य और खूबसूरती कैलाश को दिखाना चाहती हो। कैलाश अब सोच में पड़ गया। कैलाश ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम तो बहुत प्यारी हो निशा। उसने निशा की ओर देखकर कहा और बात को दूसरी दिशा में मोड़ने की कोशिश की। निशा शरारत से हंसते हुए सोफे से उठी और मस्ती भरे अंदाज में बोली, अंकल आपकी यही बात मुझे सबसे अच्छी लगती है। आप हमेशा सच्ची तारीफ करते हैं। कैलाश को निशा की चंचलता और मासूमियत भली लगी, लेकिन वो इसके इन मजाकिया लहजों से थोड़ा असहज भी महसूस कर रहा था। निशा ने हंसते हुए फिर कहा, अंकल मम्मी को आप बहुत पसंद हैं। आप जानते हैं वो हमेशा आपकी ही बातें करती रहती हैं। कैलाश ने ये सुनकर हल्की झिझक के साथ कहा, तुम्हारी मम्मी भी तो बहुत अच्छी इंसान है। मैं उनकी मदद करना अपना फर्ज मानता हूँ। निशा ने शरारती अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, अरे अंकल आप तो हमेशा इतने सीधे साधे जवाब देते हैं, कभी मजाक भी कर लिया करो। कैलाश ने मुस्कुराते हुए कहा, शरारतें तुम्हारे जैसी नहीं आती मुझे। मैं तो बस तुम्हारी और तुम्हारी मम्मी की मदद करना चाहता हूँ। निशा ने ठहाका लगाया और कहा, अच्छा ठीक है अंकल, वैसे मम्मी का बहुत ध्यान रखना, वो आपको बहुत ज़्यादा चाहती हैं। कैलाश और निशा के बीच की बातचीत हल्की फुल्की और मजाकिया चल रही थी। निशा ने मुस्कुराते हुए कहा, अंकल आपकी बातों में मम्मी से भी ज़्यादा मज़ा आता है। आप तो हमेशा हंसाते ही रहते हो। कैलाश ने उसकी बात सुनकर हंसते हुए कहा, तुम दोनों ही बहुत मस्त हो, तुम्हारी मम्मी भी और तुम भी। निशा ने हंसते हुए कहा, अरे अंकल आप मम्मी से ज़्यादा मेरी तारीफ क्यों कर रहे हो? मम्मी सुन लेगी तो डांटेगी। कैलाश ने शरारत भरे लहजे में कहा, अच्छा अब डांट की चिंता भी होने लगी। दोनों के बीच की यह हंसी मजाक भले ही हल्की थी, लेकिन इसके पीछे गहरी आत्मीयता और आपसी समझ झलक रही थी। निशा ने फिर शरारत करते हुए कहा, वैसे अंकल आप मम्मी का ध्यान रखना, वो आपसे बहुत खुश रहती हैं। कैलाश मुस्कुराया और बोला, तुम्हारी मम्मी बहुत अच्छी हैं, मैं तो बस उन्हें अपनाना चाहता हूँ। निशा ये सुनकर खिलखिलाती हुई बोली, ठीक है अंकल, वैसे भी मम्मी कहती है कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं। निशा हंसी मजाक के मूड में थी और कैलाश के पास बैठकर उससे बात करने लगी। अंकल आपके पास रहकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। निशा ने मुस्कुराते हुए कहा। कैलाश उसकी बातों से थोड़ा असहज महसूस कर रहा था। उसने माहौल को हल्का रखने के लिए बातचीत को दूसरी दिशा में मोड़ने की कोशिश की। अच्छा तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? कैलाश ने पूछा। सब ठीक है अंकल, लेकिन मैं हमेशा सोचती हूँ कि मम्मी आपकी तारीफ क्यों करती रहती है। निशा ने शरारत भरे लहजे में कहा। कैलाश हल्का सा मुस्कुराया और बोला, वो तो बस मम्मी की आदत है ना, वो सभी की तारीफ करती है। निशा ने गंभीर होकर कहा, लेकिन अंकल आप सच में बहुत अच्छे इंसान हैं। मम्मी ने मुझे बताया है कि आपने उनके मुश्किल समय में बहुत मदद की थी। कैलाश ने विषय को बदलते हुए कहा, और तुम तो अब बड़ी हो गई हो, तुम्हें भी अपनी जिम्मेदारियां समझनी चाहिए।
मम्मी को खुश रखना सबसे बड़ी बात है। निशा ने सर हिलाया और कहा, आप सही कह रहे हैं अंकल, मैं हमेशा मम्मी का साथ देती हूँ। तभी बाहर खटपट की आवाज़ सुनकर निशा जल्दी से वहाँ से हट गई और अपने कमरे में चली गई। कैलाश थोड़ा असहज महसूस कर रहा था, लेकिन फिर भी उसने खुद को संभाल लिया। थोड़ी देर बाद मधुबाला बाजार का सामान लेकर घर लौटी। अरे, आपकी बाइक देखकर ही मैं समझ गई थी कि आप आ गए हैं, मधुबाला ने मुस्कुराते हुए कहा और सामान एक तरफ रखकर सोफे पर बैठ गई। कैलाश ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, आज कुछ जल्दी ही आ गया, सोचा आपसे मिल लूं। मधुबाला हंसी और बोली, आप तो हमेशा कुछ न कुछ सोचते रहते हैं। कैलाश ने सहजता से बात आगे बढ़ाई, बाजार में सब कुछ मिल गया? हाँ, सब मिल गया, अब चाय बना लाती हूँ। मधुबाला उठने लगी, लेकिन कैलाश ने उसे रोक दिया। अरे बैठिए ना, इतनी जल्दी क्या है, थोड़ा आराम कर लीजिए। मधुबाला उसकी बात सुनकर फिर से बैठ गई। माहौल में हल्कापन था और दोनों हंसी मजाक में बातें कर रहे थे। तभी निशा कमरे से बाहर आकर बोली, अरे मम्मी, आप तो अंकल के साथ गप्पे मारने में व्यस्त हैं, चाय भी पिलाइए ना। मधुबाला ने हंसते हुए कहा, अच्छा अच्छा, तुम चाय का इंतज़ाम करो, मैं अंकल से बातें करती हूँ। निशा ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया और रसोई की ओर चली गई। कैलाश और मधुबाला की दोस्ती धीरे धीरे गहरी हो रही थी। मधुबाला ने अपने जीवन की कठिनाइयों को पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत करने का साहस दिखाया था और कैलाश ने इसमें उसका साथ दिया था। दोनों ने शादी कर ली। एक दिन मधुबाला ने चाय बनाते हुए कहा, आप सच में हमारे परिवार का हिस्सा बन गए हैं। निशा भी अब आपको अपना अच्छा दोस्त मानने लगी है। कैलाश मुस्कुराते हुए बोला, ये तो आपका और निशा का अपनापन है, मैंने तो बस वही किया जो एक अच्छा दोस्त करता है। निशा ने कमरे में आते हुए कहा, अंकल, आप और मम्मी बातें ही करते रहेंगे या कभी हमारे साथ फिल्म भी देखने चलेंगे? अरे चलेंगे, क्यों नहीं चलेंगे, लेकिन पहले ये बताओ कि तुम पढ़ाई पर भी ध्यान दे रही हो या नहीं? कैलाश ने हल्के मजाकिया लहजे में पूछा। अरे अंकल, मैं सब मैनेज कर लेती हूँ, और हाँ, मम्मी को भी थोड़ा एंजॉय करने दीजिए, वो आपके साथ बहुत खुश रहती हैं, निशा ने हंसते हुए कहा। मधुबाला ने मुस्कुराकर कहा, ये लड़की भी ना हमेशा मजाक करती रहती है, लेकिन सच कहूँ तो आप दोनों के साथ वक्त बिताना मुझे भी अच्छा लगता है। कैलाश ने सहजता से जवाब दिया। शाम का माहौल हल्का फुल्का और खुशनुमा था। तीनों ने मिलकर साथ में चाय पी, कुछ मज़ेदार कहानियां साझा की और हंसी खुशी का समय बिताया। मधुबाला ने मोबाइल उठाकर कैलाश को फ़ोन लगाया। फ़ोन की घंटी सुनते ही कैलाश ने मोबाइल निकाला और हंसते हुए बोला, हेलो, कौन? मैं, मधुबाला। दूसरी ओर से आवाज़ आई। कैलाश ने हंसते हुए कहा, अरे इतनी औपचारिक क्यों हो रही हो, कुछ काम था क्या? नहीं, बस ऐसे ही सोचा आपको फ़ोन कर लूं। मधुबाला मुस्कुराई। निशा जो पास में ही खड़ी थी, वो भी इस बातचीत को सुनकर मुस्कुरा दी। अंकल, मम्मी आपको फ़ोन पर परेशान कर रही हैं, तो मैं उनकी जगह बात कर सकती हूँ, उसने मजाक में कहा। अरे नहीं नहीं, तुम्हारी मम्मी से बात करना कोई परेशानी नहीं, बल्कि खुशी की बात है, कैलाश ने माहौल को हल्का करते हुए जवाब दिया। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा और हंस पड़े। मधुबाला ने फ़ोन रखते हुए कहा, देखा, अब आपको बार बार फ़ोन करना पड़ेगा, तो ठीक है, जब भी ज़रूरत हो मुझे फ़ोन कर सकती हो, मैं हमेशा हाजिर रहूँगा, कैलाश ने आत्मीयता से कहा। शाम को तीनों ने साथ बैठकर चाय पी और हंसी मजाक में समय बिताया। उनका रिश्ता अब पहले से ज़्यादा सहज और घनिष्ठ हो गया था। मधुबाला और निशा ने महसूस किया कि कैलाश उनकी ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका था। उनकी ज़िंदगी अब एक नई दिशा में बढ़ रही थी, जहां खुशी और अपनापन उनके हर दिन की कहानी का हिस्सा था। फिर एक दिन ऐसा आया जिससे उनकी खुशियां हमेशा के लिए बिखर कर रह गईं। दोस्तों, यहाँ तक कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस कहानी का अगला भाग कल आएगा। शादी के बाद विदा होकर मैं ट्रेन से अपने ससुराल जा रही थी। मेरी सुहाग रात भी ट्रेन में ही होनी थी।
मैं भी बेसब्री से अपने पति का इंतजार कर रही थी। मैंने अपने पति को अभी तक नहीं देखा था। मेरा पति आया तो उसे देखकर मैं बहुत खुश हुई, क्योंकि वह एक लंबे चौड़े कद का आदमी था। उसने आते ही मेरे साथ, मेरा नाम सिमरन है, आज मेरी शादी का दिन है, मेरे घर में सारी तैयारियां धूमधाम से चल रही हैं। मेरे पापा ने मुझे 10वीं तक पढ़ाने के बाद मेरी शादी तय कर दी। मेरे गांव में ऐसा ही होता है। यहाँ पर लड़कियों को बहुत कम ही पढ़ाया लिखाया जाता है और 18 से 20 साल की उम्र होते ही उनकी शादी कर दी जाती है। मेरे पापा ने फिर भी मुझे 10वीं तक पढ़ने दिया। बहुत सी लड़कियां तो मेरे गांव में ऐसी भी हैं जो 7वीं 8वीं तक ही पढ़ पाई थी। मेरी शादी हमसे ऊंचे खानदान में हो रही थी। हम लोग गरीब घर से थे। मैंने अपनी शादी के कई ख्वाब देख रखे थे, क्योंकि शादी से पहले मैंने अपनी दिल की कोई भी ख्वाहिश पूरी नहीं की थी। मेरी माँ ने मुझसे यही कहा था कि मैं अपने दिल की सारी ख्वाहिश अपने पति के साथ ही पूरी करूं। मुझे उम्मीद यही थी कि मेरा पति मेरी हर ख्वाहिश का मान रखेगा और मुझे समझेगा, लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी कि जिससे मुझे ठेस पहुंच रही थी। मेरे ससुराल वालों को मेरे घर से जो भी शादी का सामान दिया जाता था, उसमें वह तरह तरह की कमियां निकालते रहते थे और मेरे पापा से और भी चीजों की मांग करते थे। मैंने इसलिए कई बार पापा से कहा भी कि ऐसा करना ठीक नहीं, लेकिन पापा का कहना था कि वह लोग ऊंचे खानदान के हैं, ऐसे में तो थोड़ा बहुत तो हमें उनके आगे झुकना ही पड़ेगा और उनकी डिमांड को पूरा करना पड़ेगा। इसी में हमारी भलाई है, क्योंकि मैं तेरी अच्छे खानदान में शादी करना चाहता हूँ। एक बार तेरी शादी हो जाए फिर कोई झंझट ही नहीं, फिर तो तुम उस घर की खुद ही बहू बन चुकी होगी। मुझे भी अपने पापा की बात कभी कभी ठीक लगती तो कभी मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता। ना जाने मेरे फ्यूचर का क्या होगा। जब से मेरी शादी तय हुई है तब से अभी तक मैंने अपने होने वाले पति को देखा तक नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ यही रिवाज है कि शादी से पहले लड़का लड़की एक दूसरे को नहीं देखते, सिर्फ खानदान वाले ही देखते हैं और मम्मी पापा की रजामंदी से शादी तय कर दी जाती है। मैं तो शुरू से ही देखने में बहुत खूबसूरत थी, इसलिए मेरे होने वाले पति के घर वालों ने जब मुझे पहली बार देखा तो पहली नजर में ही पसंद कर लिया। वह लोग शहर में रहते थे, इसलिए बारात में ज्यादा लोग नहीं आए थे, लेकिन कितने भी कम लोग क्यों ना आ रहे हो, शादी विवाह में तो बहुत ज्यादा कम हो जाता है। इसलिए मेरे पापा सारे इंतजाम को लेकर बहुत परेशान हो रहे थे। न जाने सब कुछ कैसे होगा और सब अच्छे से होगा भी या नहीं, लेकिन सब चीज ठीक से हो गई और शादी बहुत अच्छे से हो गई और मैं विदा होकर रेलवे स्टेशन पर आ चुकी थी। मेरा दिल बार बार अपने पति का चेहरा देखने को कह रहा था, लेकिन चेहरा तो छोड़ो, मैं तो अपने पति की झलक तक नहीं देख पा रही थी, क्योंकि मेरे ससुराल वालों ने एक लंबा सा घूंघट मेरे चेहरे पर डाल रखा था और ऊपर से मेरे ससुराल की औरतें मेरे साथ थी। मेरी सास, ननद और बाकी के रिश्तेदारों ने मुझे घेरा हुआ था। इस वजह से मैं अपने पति से ना तो कुछ कह पा रही थी और ना ही उनकी एक झलक देख पा रही थी। फिर मैंने खुद को समझाया कि बस कुछ घंटे की बात है, अभी जब हम ट्रेन में बैठ जाएंगे तो उसके बाद तो मेरा पति मेरे पास ही आ ही जाएगा, इसलिए मुझे कुछ घंटे और सब्र रखना होगा। इतनी तसल्ली तो मैं कर ही सकती हूँ। मुझे पता है कि मेरा पति भी मुझे देखने के लिए तड़प रहा होगा, जैसे कि मैं तड़प रही हूँ। मैं दिल ही दिल में खुश हो रही थी कि जब मेरा पति मुझे पहली बार देखेगा तो मेरी खूबसूरती देखकर वह मुझ में ही खो जाएगा और मेरी ना जाने कितनी तारीफें करेगा। मैं ये सारी बातें सोच सोच कर बार बार शर्मा रही थी और खुश हो रही थी। थोड़ी देर बाद ही हमारी ट्रेन आ गई तो हम सब अपने बुक किए हुए डब्बे में बैठ गए, लेकिन अभी भी मेरी सास और ननद मेरे साथ चिपकी हुई थी। मेरी सास मेरे पास आकर बैठ गई और कहने लगी, बहू अपना घूंघट उठाकर जरा मुझे भी तो अपना चेहरा दिखा दो, मैं भी तो दिल भर के अपनी सचिन की दुल्हन को देखूं। उनकी बात पर मैंने अपना घूंघट अपने चेहरे से हटा दिया, लेकिन मैंने अपनी नजरें नीचे करके रखी थी। मेरे चेहरे को देखते ही मेरी सास और जो रिश्तेदार थे वह कहने लगे कि बहू बिल्कुल चांद जैसी है, हमारे सचिन के नसीब खुल गए। उस पर फौरन मेरी सास बोली, नसीब तो इसके खुल गए, वरना अच्छे अच्छे को मेरा सचिन नहीं मिलता। फिर मेरी सास मुझे समझाते हुए कहने लगी कि देख, मेरे सचिन का हमेशा ख्याल रखना और उसकी किसी भी बात को कभी मत टालना, जैसा कहे चुपचाप वैसा ही करना। वह अब तेरा पति है, उसकी हाँ में हाँ मिलाना तेरा फर्ज है, इसलिए उसे हमेशा खुश रखना और घर की जिम्मेदारी भी अच्छे से निभाना। ज्यादा नखरे दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ लड़कियों के
चोंचले कोई नहीं देखता, इसलिए तू भी उम्मीद ना करना कि तू सचिन के साथ नखरेबाजी कर पाएगी। अगर उसे खुश रखेगी तो वह भी तेरा पूरा ख्याल रखेगा। बस मैं चुपचाप अपना सर हाँ में हिला दिया। थोड़ी देर में मेरे ससुर भी उसी डब्बे में आ गए और मेरी सास से कहने लगे कि चलो अच्छा हुआ, सब कुछ अच्छे से निमट गया। मेरी सास कहने लगी हाँ अच्छा तो हुआ है, इंतजाम भी इसके बाप ने भी ठीक ठाक किया था, लेकिन जो डब्बा बुक किया है ये कुछ सस्ता नहीं लग रहा था। अगर थोड़ा और अच्छा डब्बा बुक कर लेते तो क्या चला जाता। इस बात पर मेरे ससुर कहने लगे कि अरे अब रहने भी दो, अब तुम ये क्या बातें लेकर बैठ गई हो। मेरी सास कहने लगी अरे जो बात वह कही जाएगी, आखिर हम लोग बहुत ऊंचे खानदान के हैं तो हमारी किसी भी चीज में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अभी तो कपड़े वगैरह भी देखने बाकी हैं, अगर मुझे जरा भी किसी चीज में कोई कमी लगी तो मैं इसके बाप को बुलाकर सारी भरपाई करवा लूंगी। मेरी सास की ये बातें सुनकर मेरे ससुर चुपचाप अपना सर हाँ में हिलाते हुए डब्बे से बाहर चले गए। फिर वह अपनी बेटी यानी मेरी ननंद को देखकर कहने लगी चलो अब जो भी है, अब ये लड़की हमारे घर की बहू है, जैसी भी है हमें इसे अपनाना ही पड़ेगा। लेकिन किया भी क्या जा सकता है, जितना मिला उतने में ही हमें संतुष्ट करना होगा। मुझे अपनी सास की सारी बातें बहुत बुरी लग रही थी, लेकिन मैं उनसे कुछ भी नहीं कह सकती थी। सब्र का घूंट पीकर मैं चुपचाप रह गई। उसके बाद मेरी सास कहने लगी मेरा पैर बहुत दुख रहा है, ले बहू थोड़ा मेरा पैर दबा दे, मैं भी अब अपनी बहू के होने का कुछ फायदा तो उठा लूं। मेरी सास फौरन ही अपने पैर मेरी गोद में रख दी। मैं भी चुपचाप उनके दोनों पैरों को दबाने लगी और वह बड़े आराम से आंख बंद करके सोने लगी। मैं अपने दिल ही दिल में ये सोचने लगी कि कहाँ मैं अपने पति से मिलने का ख्वाब देख रही थी और कहाँ ये लोग मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं। अब तो काफी रात भी हो गई है, लेकिन फिर भी ये लोग मेरे डब्बे से बाहर जाने का नाम तक नहीं ले रहे हैं। फिर मैंने सोचा कि मुझे इन सब की आदत डालनी होगी, क्योंकि मैं इसी खानदान में विवाह कर जा रही हूँ, तो ये सब तो अब लगा ही रहेगा। खैर थोड़ी देर के बाद सास ने कहा चल बस बहुत सेवा कर ली, अब मेरे बेटे की सेवा करना। उसके बाद वह मुझसे कहने लगी देख अपने इन सारे जेवरात का ख्याल रखना, एक भी जेवर इधर से उधर नहीं होना चाहिए। इतना कहकर वह मेरे डिब्बे से बाहर चली गई। मैंने भी चैन की सांस ली। अब रात काफी हो चुकी थी। मैंने धीरे से अपने घूंघट को हटाया और अपने बालों को खोल दिया और खिड़की के पास जाके बैठ गई। बाहर की ठंडी हवा और खूबसूरत नज़ारे, मुझे अंदर ही अंदर सुकून लग रहा था। ट्रेन अपनी रफ्तार से दौड़ती ही जा रही थी और बाहर दिखती हुई हरियाली चांदनी रात में किसी जन्नत जैसी लग रही थी, मेरी आंखों को ठंडक पहुंचा रही थी। मैं कुछ देर चुपचाप बाहर का नज़ारा देखकर आहिस्ता आहिस्ता गुनगुनाती रही। फिर मेरे दिल में ख्याल आया कि काफ़ी देर हो गई है, लेकिन मेरे पति अभी तक मेरे पास क्यों नहीं आए। अभी मैं ये सब सोच ही रही थी कि तभी मुझे डब्बे के दरवाजे पर किसी की आहट सुनाई दी। मैं समझ गई कि मेरे पति आ रहे हैं। मैं फौरन सीधी होकर बैठ गई और अपने दुपट्टे को मैंने ओढ़ लिया। मेरे पति अंदर आ चुके थे। उन्होंने अपना सेहरा उतारकर एक तरफ साइड में रखा। मुझे लगा कि वह मुझसे कुछ ना कुछ तो कहेंगे। मैं पहली बार अपने पति की आवाज़ सुनूंगी। मैंने अपना सर नीचे कर लिया। उन्होंने अपनी शेरवानी उतारकर एक साइड रख दी और वह मेरे पास आकर चुपचाप बैठ गए। उसके बाद उन्होंने आहिस्ता से मेरी गर्दन पर हाथ रखा और मेरे बालों को एक तरफ किया। उनके इस तरह से करने से मेरे पूरे जिस्म में एक अजीब सी लहर दौड़ गई। मुझे ऐसा लगा कि जैसे करंट का झटका लगा हो। मेरी आंखें शर्म से बंद हो गई। मैं सोचने लगी कि ये क्या है, इन्होंने तो आते ही सब कुछ करना शुरू कर दिया। मुझे तो लगा था कि ये मुझसे थोड़ी देर बात करेंगे और कुछ देर मेरी तारीफें करेंगे, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। फिर मैंने सोचा हो सकता है ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहे हों और इसलिए इनसे सब्र नहीं हो रहा। इसके बाद मेरे पति ने मुझे घुमाकर अपनी तरफ बिठाया और मेरे चेहरे को दोनों हाथों में लेकर बहुत ध्यान से देखने लगे। मैं मुस्कुरा रही थी। मैंने भी अपनी नजरें उठाई और एक नज़र अपने पति की तरफ देखा। जब मैं अपने पति को देखा तो मैं बहुत ही खुश हुई, क्योंकि मेरे पति दिखने में बहुत ही हैंडसम थे। जैसा पति मैं चाहती थी बिल्कुल वैसे ही मिला था। देखकर मैं खुश हो गई थी कि हम कम से कम मालिक ने मुझे मेरा मनचाहा जीवन साथी दिया। वो ना सिर्फ शक्ल से अच्छे थे बल्कि उनका कद
काठी भी बहुत लंबा चौड़ा और मजबूत था। उनकी भरी हुई बदन, मजबूत हाथ मुझे अंदर से बेचैन कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने मेरे साथ सब कुछ करना शुरू कर दिया। उन्होंने मेरे जेवरात एक एक करके उतारे और उन्हें कपड़े में लपेटकर साइड पे रख दिया। इस एहसास को मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकती। और मेरा पति जिस तरह से टूट कर मुझसे प्यार कर रहा था, उससे अभी मैं बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि वो मेरी सहूलियत का भी पूरा ध्यान रख रहा था। मैं बहुत ज्यादा खुश थी। मैं भी अपने पति का पूरा पूरा साथ दे रही थी। इधर ट्रेन की रफ्तार तेज थी। उसके बाद न जाने कब मिलन की थकान से हम इस कदर थके हुए कि कब मेरी आंख लगी मुझे पता ही नहीं चला। सुबह के करीब ही मुझे अपने डब्बे के बाहर कुछ हल्का सा शोर सुनाई दिया, जिसे सुनकर मैं फौरन बैठ गई। मैंने देखा कि मेरे पति डब्बे में नहीं हैं। मैं समझ गई कि वह फ्रेश होने के लिए गए होंगे। मैंने फौरन अपने कपड़े बदले और खुद को दुपट्टे से ढककर मैं जैसे ही बैठी वैसे ही मेरी सास, ननद और ससुर सब लोग आ गए। न जाने किस बात से बुरी तरह से परेशान थे। पहले तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। मैंने फौरन सबके पैर छुए। फिर मेरी सास कहने लगी कि तेरे जेवरात सही सलामत तो है ना। उनकी ये बात एकदम से सुनकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि उस वक्त मेरे जिस्म पर एक भी जेवरात नहीं था, सिर्फ एक लॉकेट थी, क्योंकि मेरे पति ने रात के वक्त मेरे सारे जेवरात उतार दिए थे। मेरी सास ने फौरन मुझे टटोलना शुरू कर दिया। वह ये देखकर हैरान रह गई कि मेरे जिस्म पर एक भी जेवरात नहीं था। इससे पहले कि मैं उनसे कुछ भी कह पाई, उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया कि अब तो हम पूरी तरह से बर्बाद हो गए। उस चोर ने ना सिर्फ हम लोगों को लूट लिया, बल्कि बहू के सारे जेवरात भी ले गया। हमारा तो लाखों का नुकसान हो गया। मैं तो बहू के जेवरात को लेकर ना जाने कितने ख्वाब देख लिए थे। इन जेवरात को पहनकर मैं अपने रिश्तेदारों में जाऊंगी और सबको शौक से दिखाऊंगी कि मेरे पास भी इतने महंगे महंगे जेवरात हैं। लेकिन अब मैं क्या करूंगी, हमारा तो लाखों का नुकसान हो गया। रुपए पैसे से भी हाथ धो बैठे। मेरी सास बहुत ज्यादा रोने लगी और कहा, तेरा दिमाग क्या घास चरने गया था? आखिर क्या कर रही थी जो तुझे पता ही नहीं चला? तेरे जेवरात कब उतार कर ले गए? मैं उनसे कहना चाहती थी कि मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन मेरी सास मेरी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। वह दहाड़ मार मार कर रो रही थी। मेरे ससुर उन्हें बार बार मना कर रहे थे कि वह इतना ज्यादा हंगामा ना करे। मेरी सास तो कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं थी। मेरी सास कहने लगी कि मुझे तो लगा कि बहू के कदम हमारे घर के लिए अच्छे हैं, लेकिन ये तो पनौती निकली। अभी तो ये मेरे घर पहुंची भी नहीं और हमारा लाखों का नुकसान हो गया। अगर मुझे पहले ही पता होता कि इसके कदम हमारे लिए अच्छे नहीं है, तो मैं कभी भी अपने सचिन की शादी इससे नहीं करती। वह मुझे गुस्से से चिल्लाकर बोली कि तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं। तेरी इस नादानी की वजह से मेरा ना जाने कितने का नुकसान हो गया। अब तो देख मैं तुझे सचिन से कहकर कैसा जलील करवाऊंगी। उनकी ये बात सुनकर मैं बुरी तरह से घबरा गई। मैं सोचने लगी कि मेरा पति मेरी सास की बातों में आकर मेरे साथ बुरा बर्ताव करेगा। अभी तो उसके साथ गुजरे हुए मीठे पलों की याद मेरे दिल से उतरी भी नहीं थी कि मुझे उसके गुस्से का सामना भी करना पड़ेगा। तभी मेरी सास बोली कि ये लड़का भी इतना लापरवाह है कि क्या बताऊं। तभी 2 आदमी मेरे डिब्बे में घुसे, जिनमें से एक आदमी के तो जिस्म पर सिर्फ बनियान और गमछा ही पहना हुआ था और दूसरा उसके बदन पर कोई भी कपड़ा नहीं था और ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वह शराब के नशे में अच्छे से डूबा है, क्योंकि वह ठीक से अपने पैर पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। तभी मेरी सास एक आदमी से कहने लगी कि ये तुम्हें कहाँ मिला? वे कहने लगा, अरे ये तो बाथरूम में इसी तरह से पड़ा हुआ था। उस चोर ने इसे भी नहीं छोड़ा, इसके भी कपड़े उतार लिए। इतनी महंगी शेरवानी हमने इसके लिए खरीदी थी। वह चोर शेरवानी भी लेकर फरार हो गया। मैं भी ये सब सुन ही रही थी कि तभी मेरी सास उस आदमी से कहने लगी, देख सचिन, तेरी बीवी ने कितनी बड़ी लापरवाही कर दी है। उसने अपने सारे जेवर उस चोर के हवाले कर दिया। जब वह चोर उसके जेवरात चुरा कर ले जा रहा था तो इसे शोर मचाना चाहिए था, लेकिन ये तो ना जाने
कौन सा नशा करके सोई थी कि इसे कुछ भी पता नहीं चला। मेरी सास की बात सुनकर पहले अपनी नज़र उठाकर उस आदमी को देखा जिसे मेरी सास सचिन कहकर बात कर रही थी। उसकी शक्ल देखते ही मेरे तो जैसे होश ही उड़ गए, क्योंकि जिसे वह सचिन और मेरा पति कह रही थी वह था ही नहीं जिसने मेरे साथ कल रात सुहाग रात मनाई थी और जिसे मैं अपना पति समझकर अपना सब कुछ दे दी थी। ये तो एक मोटा सा आदमी था जो कि नशा किए हुए था। उसे देखकर तो मेरे अरमानों पर पानी फिर गया। साथ ही साथ में ये सब सोचकर परेशान हो गई कि अब अगर कहीं इनमें से किसी को ये बात पता चल गई कि वह चोर मेरे साथ वह सब कर गया जो इनके बेटे को करना चाहिए था, तब तो ये लोग मेरा ना जाने क्या हाल करेंगे। तभी वह दूसरा आदमी कहने लगा कि ये तो सारी रात बाथरूम के अंदर ही पड़ा रहा और ये बहू के पास आया ही नहीं। मेरे ससुर ने फौरन ही सचिन के ऊपर हाथ उठाते हुए कहा, ये लड़का कभी नहीं सुधर सकता। अरे कुछ तो शर्म कर लिया होता। कल की रात तो तेरी बहू के साथ पहली रात थी। कल तो कम से कम तुझे बहू का ख्याल रखना चाहिए था, लेकिन तुझे तो नशे की ऐसी आदत लगी हुई है कि उसके आगे तुझे कुछ भी नहीं दिखाई देता। तूने एक बार भी बहू के बारे में नहीं सोचा कि पूरी रात अकेले तेरे बिना वह कैसे काटेगी, कितनी बेसब्री से तेरा इंतजार कर रही होगी, लेकिन तुझे तो किसी की फिक्र ही नहीं। ये सब तेरी माँ के लाड प्यार से बिगड़ने का ही नतीजा है, जिसकी वजह से तू किसी की कोई बात नहीं सुनता। मेरे ससुर का इतना कहना था कि तभी मेरी सास ससुर से कहने लगी कि खबरदार, तुमने मेरे बेटे से कुछ भी कहा तो उसकी क्या गलती है, गलती तो इस लड़की की है। अगर इन सब चीज़ों का ध्यान रखा होता तो आज हमें लाखों का नुकसान नहीं होता। मैं दिल ही दिल में सोचने लगी कि आखिर ये मेरे साथ एक ही रात में क्या हो गया जो ना सिर्फ मेरे जेवरात ले गया बल्कि मेरी इज्जत को भी लेकर चला गया, और ऊपर से मुझे इतने बुरे ससुराल वाले और इतना बेकार पति मिला कि मैं क्या बताऊं। तभी मुझे याद आया कि वह चोर मेरे जेवरात उतार कर एक छोटी सी पैकेट में रखता जा रहा था। शायद वह इसलिए ऐसा कर रहा था ताकि मेरे साथ सब करने के बाद वह पैकेट लेकर वहां से चला जाए। मैं इधर उधर नजर दौड़ाई, तभी मुझे एक पैकेट सीट के नीचे नजर आया। मैंने झुककर फौरन उस पैकेट को खींचा तो वही पैकेट थी जिसमें उसने सारे जेवरात रखे हुए थे। मैंने जैसे उस पैकेट को खोला तो उसमें मेरे सारे जेवरात निकल आए। मैं अब उन जेवरात को निकाल कर देखा तो मेरी सास ने एक लालची औरत की तरह फौरन ही उन सारे जेवरात को मुझसे छीन लिया और उसकी आंखें चमकने लगी और वह खुश होकर कहने लगी, अरे वाह, जेवरात तो चोरी नहीं हुए। मैं तो अब तक इस सोच में मरी जा रही थी कि मेरे लाखों के जेवरात कहाँ चले गए। शुक्र है मेरे लाखों के जेवरात को कुछ भी नहीं हुआ। मैं सोचने लगी कि मेरे पति की मेहनत की कमाई से बने हुए जेवरात पर ये कैसे बेशर्मी से अपना हक जमा रही है। उसके बाद वह मुझसे कहने लगी कि जब मुझे पता था कि तूने ये जेवर पैकेट में रखे हैं तो मुझे अभी तक क्यों नहीं बताया। मैं कब से इसके लिए कितनी परेशान हो रही थी, मुझे हार्ट अटैक आ जाता, उसके बाद तो बताती। मैंने आहिस्ता से कहा कि माँ जी, मैं तो कब से आपको बताने की कोशिश कर रही थी लेकिन आप तो मुझे बोलने ही नहीं दे रही थी। मेरी ये बात सुनते ही मेरी सास कहने लगी, मुझे जवाब देती है, खबरदार जो मेरी बात का तूने पलटकर जवाब दिया। मेरे ससुर ने फौरन मेरी साइड लेते हुए कहा, इसमें बहू गलत क्या कह रही है, तुम इसे इतनी देर से बोलने कहाँ दे रही थी। देख लो हमें कितनी समझदार बहू मिली है। उसने पहले ही अपने सारे जेवरात उतार कर एक तरफ हिफाजत से रख दिया था। अगर वह ऐसा ना करती तो शायद वह चोर इसके जेवरात भी लेकर फरार हो जाता। इस बात पर मेरी सास मेरी तरफ घूर घूर कर देखने लगी, कहने लगी कि अब जो हुआ सो हुआ, जाने दो, रुपये का और कपड़ों का तो नुकसान हो ही गया। ये सब इसके मनहूस कदमों की वजह से हुआ है। मैंने अपनी सास से कहा, माँ जी अब इसमें क्या किया जा सकता है, क्या पता था कि चोर ऐसा कर जाएगा। अब चाहे जो भी हो, आखिर हूँ तो मैं आपकी ही घर की बहू। अब मैं चाहे जैसी भी हूँ, लेकिन अब तो मेरा नाम आपसे जुड़ गया है, अब तो कुछ भी नहीं किया जा सकता। मैं भी अपनी सास पर इस बात का पलट कर वार किया जो उन्होंने मेरे लिए कही थी। पहले तो मैं दिल ही दिल इस बात को लेकर बहुत ही शर्मिंदा थी कि एक चोर मेरे साथ सब कुछ कर गया, लेकिन मैं अब
बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं थी। मैं यही सोचने लगी कि इन जैसे लोगों के साथ यही होना चाहिए। कैसे इंसान से मेरी शादी करवा दी गई जिसे नशे के अलावा कुछ नहीं सूझता। कम से कम मुझे एक बार ही सही, लेकिन असली मर्द का सुख तो मिला और उसको मैं जिंदगी भर अपने अंदर महसूस कर सकती हूँ। सच में चाहे जो भी हो, लेकिन वह असली मर्द था। उसने मुझे जो सुख दिया ये मोटा आदमी कभी नहीं दे सकता। मेरे जैसी खूबसूरत लड़की को उसके जैसा ही आदमी मिलना चाहिए, लेकिन मेरी फूटी किस्मत से मुझे ऐसा पति मिला। लेकिन कम से कम मेरी पहली रात खराब तो नहीं हुई और उस चोर ने मेरे साथ इतनी वफादारी तो निभाई। उसने मेरे साथ सब करने के बाद भी मेरा एक भी जेवर लेकर नहीं गया। यही सोचकर मैं दिल ही दिल मुस्कुराने लगी तो मेरी सास मुझसे बोली कि तू इतना मुस्कुरा क्यों रही है। मैंने बहाना बनाते हुए कहा कि दरअसल माँ जी, मैं इसलिए खुश हो रही हूँ कि हमारे जेवर बच गए। अब आप अपने रिश्तेदार में जेवरात को पहनकर जा सकती हैं। मेरी इस बात पर सास ने कहा, ये तो तू ठीक कह रही है। और उसके बाद वह सब मेरे डब्बे से चले गए। मेरा पति भी मेरे ससुर के साथ डब्बे से बाहर चला गया और मैं एक बार फिर चुपचाप खिड़की के पास बैठकर बाहर के नज़ारे को देखने लगी और दिल ही दिल गुनगुनाने लगी। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई दिलचस्प कहानी में। धन्यवाद। मैं बहुत ही कम उम्र में काम करना शुरू कर दी थी। एक दिन मेरे बॉस ने मुझे ऑफिस के बाद एक खास काम के बारे में बताया और मुझे अपने साथ एक होटल में ले गए। जब हम होटल के कमरे में पहुंचे तो बॉस बाथरूम में फ्रेश होने के लिए चले गए, लेकिन जब वो बाथरूम से बाहर आए तो उन्हें देखकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि जिसे मैं बूढ़ा समझ रही थी उसने मुझे, मेरा नाम आरती है और मैं कॉलेज के आखिरी साल में पढ़ाई कर रही थी। उस समय मेरे कॉलेज में अपना सेवा नाम की एक संस्था द्वारा पेड़ लगाने का अभियान चल रहा था। इस संस्था के कुछ लोग हमारे कॉलेज आए थे। हम कॉलेज के आखिरी साल में थे, इसलिए प्रिंसिपल ने हमें उन लोगों के साथ पेड़ लगाने के लिए भेजा। पेड़ लगाते समय मेरी मुलाकात संस्था के एक आदमी से हुई जिनका नाम अभिषेक था। पेड़ लगाते वक्त अगर किसी को चोट लगती तो मैं तुरंत उसकी मदद करती। मेरा ये स्वभाव अभिषेक की नजरों में आ गया। उन्होंने मुझे अपना कार्ड दिया और कहा, कुछ महीनों में तुम्हारा कॉलेज खत्म हो जाएगा। जब तुम कॉलेज खत्म कर लोगी तो अगर तुम चाहो तो मेरे साथ काम कर सकती हो। तुम्हारा स्वभाव बहुत अच्छा है और तुम्हें जरूरतमंदों की मदद करने का बहुत शौक भी है। तुम्हारे साथ काम करके मुझे भी अच्छा लगेगा। अभिषेक ने मेरे स्वभाव को सही पहचाना था। मुझे समाज सेवा का बहुत शौक था। मैंने कार्ड संभाल कर रखा और कॉलेज खत्म होने के 2 महीने बाद उस कार्ड का इस्तेमाल किया। नौकरी की मुझे खास जरूरत नहीं थी, क्योंकि कॉलेज खत्म होते ही मेरे पापा ने मुझसे कहा था कि तुम जो भी करना चाहो कर सकती हो। पैसे कमाने की कोई मजबूरी नहीं थी, क्योंकि मेरे पापा का कपड़ों का काम अच्छा चल रहा था। मैं अपने माता पिता की एक लौती औलाद थी और पापा ने मुझे पूरी आज़ादी दे रखी थी। समाज सेवा का शौक होने के कारण मैंने कहीं और नौकरी खोजने के बजाय सबसे पहले अभिषेक को फोन किया। संस्था में काम करने वाले लोग बहुत कम होते हैं, क्योंकि सबको समाज सेवा का शौक नहीं होता। अभिषेक ने मुझे तुरंत अपने ऑफिस में बुला लिया। अभिषेक वहाँ के हेड थे और संस्था में लड़के और लड़कियां दोनों काम करते थे। ऑफिस में बैठी ही उन्होंने मुझसे कहा कि हमें कभी भी किसी भी गांव जाना पड़ सकता है या इमरजेंसी आ सकती है, इसके लिए हमेशा तैयार रहना होगा और तुम्हें हर महीने 7,000 रुपया दिया जाएगा। मैंने कहा, अभिषेक जी, मुझे पैसे मिले या ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ पैसे के लिए नहीं बल्कि अपनी संतुष्टि के लिए काम करने आई हूँ। अभिषेक ने मुझसे हाथ मिलाते हुए मेरा स्वागत किया। उस दिन से मैंने वहाँ काम शुरू कर दिया। पहले महीने में अभिषेक ने मुझे कई जगहों पर ले गए।
कभी अनाथालय के लिए चंदा इकट्ठा करने के लिए, कभी पहाड़ों में रहने वाले लोगों की मदद करने के लिए। पिछले 1 महीने से मैं अभिषेक के साथ कई अलग अलग जगहों पर जा रही थी। 1 महीने के बाद मैंने अभिषेक के व्यवहार में बदलाव महसूस किया। वो मुझसे अधिक करीब हो गए थे और उन्होंने मुझसे आग्रह किया कि मैं उनके साथ कुछ दिनों के लिए बाहर जाऊं। मैं किसी गैर पुरुष के साथ कहीं जाने के लिए तैयार नहीं थी। एक दिन मैं ऑफिस में बैठी थी, तभी मैंने देखा कि मेरे कॉलेज की सहेली टीना वहां आई है। वह बहुत बदल गई थी। उसके महंगे कपड़े, ज्वेलरी और उसका रहन सहन देखकर मैं हैरान थी। टीना एक मिडिल क्लास परिवार की लड़की थी। पिताजी ने लाखों रुपया खर्च करके एक जगह पर दुकान ली थी। वह जगह अतिक्रमण क्षेत्र में थी, इसका उन्हें अंदाजा भी नहीं था। पिताजी ने जिस व्यक्ति से वह जगह खरीदी थी, उसने नकली कागजात बनवाकर पिताजी को बेचा था। पिताजी ने 10 साल तक उस जगह पर दुकान चलाई, लेकिन 10 साल बाद नगर निगम की नजर में वह अतिक्रमण आ गया था। पिताजी ने कोई गलत काम नहीं किया था, बल्कि उन्हें धोखा दिया गया था। उस समय हम कुछ भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि जिस व्यक्ति ने जगह बेची थी वह अब नहीं था। नगर निगम ने पिताजी पर लाखों रुपए का जुर्माना लगाया। अगर पिताजी जुर्माना नहीं भरते तो उन्हें सजा हो सकती थी। पिताजी के पास जो भी बचत थी वह सब जुर्माना भरने में खर्च हो गई। अचानक हमारे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। कुछ दिन बीत गए और घर में एक अजीब सी खामोशी रही। माँ और पिताजी अच्छे से खाना भी नहीं खा रहे थे। मैंने माँ पिताजी की बातें सुनी। माँ पिताजी से कह रही थी कि अगर हमारे पास बेटा होता तो वह इस कठिन समय में पैसे कमाने का कोई उपाय ढूंढ लेता और हमें इस मुश्किल से निकाल लेता। लेकिन भगवान ने हमें एक ही संतान दी और वह भी बेटी। हमारी बेटी जल्दी कुछ नहीं कर सकती, ये माँ को लग रहा था। माँ की बातें सुनकर मुझे लगा कि मैं अपने माँ बाप के लिए किसी काम की नहीं हूँ। पिताजी की कमाई ठीक चल रही थी, इसलिए मैंने काम करने की जरूरत महसूस नहीं की थी। उस रात माँ की बातें सुनकर मैं अपने कमरे में चली गई। मेरी आंखों में आंसू थे। माँ की बातों ने मुझे महसूस कराया कि मैं अपने माँ बाप के लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ। विचारों में डूबी हुई थी कि अचानक मेरे फोन पर अभिषेक जी का कॉल आया। मैंने फोन उठाया और उन्हें बताया कि मैं कल ही अपना सेवा में आऊंगी। अगले दिन मैं अपना सेवा संस्था पहुंची। वहां जाकर मुझे टीना मिली। टीना अपनी एक सहेली को संस्था ज्वाइन कराने लाई थी। उसकी सहेली उसकी बदलती लाइफस्टाइल देखकर प्रेरित हो गई थी। अपना सेवा में काम करने के बाद टीना की आर्थिक हालत बहुत बेहतर हो गई थी। उसने मुझे बताया कि अब वह खुद का घर खरीदने वाली है। उस समय मैं अपना सेवा में समाज सेविका के रूप में नहीं, बल्कि पैसे कमाने की आशा में आई थी। मैं अभिषेक जी के कैबिन में गई। मुझे देखकर अभिषेक जी ने मुझसे माफी मांगने लगे। मैंने कहा, आपको मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है, जो हुआ मैं भूल चुकी हूँ। आप मुझे बताइए कि टीना और दूसरी लड़कियां यहाँ से इतना पैसा कैसे कमाती हैं। आज मैं यहाँ पैसे कमाने की उम्मीद में आई हूँ। अभिषेक जी ने हल्के से मुस्कुराए और मेरे चेहरे पर हाथ रखते हुए कहा, आरती तुम चिंता मत करो, तुम इतनी सुंदर हो कि तुम्हें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगले 15 दिनों में मैं तुम्हारी जिंदगी बदल दूंगा। उस दिन शाम को अभिषेक जी ने मुझे उसी होटल में ले गए जहां पहले भी ले गए थे, और वहां पहुंचते ही उन्होंने मुझसे अश्लील बातें करना शुरू कर दी। उन्होंने कहा, तुम्हारी ट्रेनिंग का पहला चरण यही होगा। अगर तुम मुझे इम्प्रेस कर पाई तो समझो तुम धनवान हो जाओगी। अगर मैं तुमसे इम्प्रेस हो गया तो तुम्हारे पास काम ही काम आएगा और तुम बहुत पैसा कमा सकोगी। मैंने अभिषेक जी को ऊपर से नीचे तक देखा। वह 40 साल का था और मुझे से करीब 19 साल बड़ा था। मैंने कहा, सर आपकी मेरी उम्र की बेटी होगी और आप मुझसे ऐसी बातें कर रहे हैं। अभिषेक ने जवाब दिया, आरती तुम्हें पैसा कमाना है या ज्ञान देना है, ये तुम खुद तय करो।
मेरी उम्र का गुना भाग करने की जरूरत नहीं है। जो मैं कह रहा हूँ वे अगर तुम्हें समझ में आता है तो यहाँ रुको, वरना तुम जा सकती हो। मैंने अभिषेक जी को पहले ही अपनी मजबूरी बता दी थी। मैंने कहा आप मुझे ऐसे ही जाने नहीं देंगे, ये मुझे पता है। आप मुझसे ही जिस चीज की उम्मीद कर रहे हैं वह भी समझ गई। फिलहाल मैं उन चीजों के लिए तैयार नहीं हूँ, लेकिन आज नहीं तो कल हमारे बीच वह रिश्ता जरूर बनेगा। लेकिन जब तक मेरा मन नहीं मानता तब तक हम कुछ दिन बातें करके साथ समय बिता सकते हैं। अभिषेक को मेरी बात सही लगी। उसने कहा आरती, आज तक मैंने जितनी भी लड़कियों से मुलाकात की है उनमें से तुम बहुत अलग हो। तुम्हारी सुंदरता और समझदारी अनोखी है। अगर तुम्हारी इच्छा हो तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हाँ, तुम मेरी दूसरी पत्नी बनोगी, ये मैं पहले ही बता रहा हूँ। मुझे उस उम्र दराज व्यक्ति से शादी करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। उस समय मेरे दिमाग में केवल मेरी माँ के शब्द घूम रहे थे। उसकी गलतफहमी थी कि मैं एक लड़की हूँ इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकती। उसके शब्दों ने सीधे मेरे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाई थी। मेरी आंखों के सामने केवल और केवल पैसा घूम रहा था। इसी पैसे के लिए मैं उस उम्र दराज के साथ होटल के कमरे में बैठी थी। वह कभी मेरे बालों में हाथ फेरता था तो कभी मेरे बहुत करीब आ रहा था। मैंने उसे अपनी हदें पार करने की इजाजत नहीं दी थी। लगभग 2 घंटे तक मैं होटल के कमरे में अभिषेक के साथ बैठी रही। 2 घंटे से वह मुझसे प्रेम की बातें कर रहा था। मैं उसकी हाँ में हाँ मिला रही थी क्योंकि मुझे उसकी बातों में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। उस दिन उसने मुझसे जो प्रेम की बातें की थी उसके लिए भी उसने मुझे पैसे दिए थे बिना कोई काम किए। मेरे हाथ में 8,000 रुपए आ गए थे। घर पहुंचते ही मैंने उन 8,000 को अपनी अलमारी में रख दिया। मैंने तय कर लिया था कि एक अच्छी रकम जमा करके मैं उसे अपनी माँ के हाथों में दूंगी। अगले दिन भी काम के बहाने में अपना सेवा में गई। वहां पहुंचते ही अभिषेक मुझे अपने साथ मूवी दिखाने के लिए ले गए। इतना ही नहीं, वह मुझे पूरे दिन अपने साथ घुमाता रहा। देखते देखते पूरे 8 दिन बीत गए। अभिषेक मुझे कभी 7,000 तो कभी 11,000 दे रहा था। पिछले 8 दिनों में मैं अभिषेक के साथ काफी घुल मिल गई थी। एक बार मैंने उससे सवाल किया कि अभिषेक, अब जब हमारे बीच ऐसा रिश्ता बन चुका है तो क्या टीना जैसी लड़कियां भी इसी तरह के काम करके पैसे कमाती हैं? अभिषेक ने मुझे जवाब नहीं दिया जिसकी मुझे उम्मीद थी। उसने बस मुस्कुराकर मेरी बात टाल दी। उस दिन अभिषेक मुझे होटल में ले गया। कमरे में जाते ही अभिषेक ने मुझ पर हाथ डालना शुरू कर दिया। मैंने कहा अभी भी मेरा मन तैयार नहीं है, लेकिन अभिषेक मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था। वह बोला आरती, अब बहुत हो गया। तुम्हारे साथ घूमने की इच्छा भी मैंने पूरी कर ली है। अब मुझे ज्यादा मत तरसाओ। तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं तुम्हें दे देता हूँ। अभिषेक ने एक खास रकम बताई। वह मुझे 17 लाख रुपए देने के लिए तैयार था। वह एक रकम सुनकर एक पल के लिए मैं उसके साथ समय बिताने के लिए तैयार हो गई थी। जब वह मेरे बहुत करीब आया तो अचानक मुझे ये सब कुछ घिनौना लगने लगा। उस समय मेरे दिमाग में वह खास रकम नहीं थी। मुझे अपने पिताजी की एक सीख याद आई थी। पिताजी ने बचपन से सिखाया था कि पैसे के लिए ना तो कभी अपनी ईमानदारी छोड़नी चाहिए और ना ही अपनी इज्जत को दांव पर लगाना चाहिए। पिताजी के शब्द याद आते ही मैंने अभिषेक को खुद से दूर किया। वह मुझसे दूर होने को तैयार नहीं था। मेरी मर्जी के खिलाफ वह जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगा। मुझे अभिषेक से छुटकारा पाना था, इसलिए मैंने सीमा को फोन किया। सीमा मेरी दोस्त थी जो पत्रकार थी। जिस होटल में अभिषेक मुझे लाया था, सीमा अक्सर उसी इलाके में रहती थी। उसे शक था कि उस होटल में कुछ अवैध काम होते थे। जैसे ही मैंने उसे फोन किया, थोड़ी ही देर में वे वहां आ गई। उसने अपनी पत्रकारिता शुरू कर दी और टीवी पर न्यूज लाइव दिखाने लगी। उस अभिषेक के साथ मैं भी टीवी पर नजर आई। अभिषेक अपना सेवा की आड़ में अवैध काम कर रहा था। कुछ लड़कियां अपनी मर्जी से ये काम कर रही थी तो कुछ से तो जबरदस्ती कराया जा रहा था। अभिषेक के सारे काले कारनामे बाहर आ गए थे। पिछले कुछ दिनों में अभिषेक की बातें मुझे समझ में आ गई थी। उस नीच आदमी का सच मैंने सबके सामने ला दिया था। शायद उस समय मेरे माता पिता ने भी मुझे न्यूज में लाइव देखा होगा।
कुछ ही समय मेरे माता पिता भी वहां पहुंच गए। पिताजी को मुझ पर बहुत गर्व हो रहा था। उन्होंने कहा, आज मेरी बेटी ने गर्व से मेरा सर ऊंचा कर दिया है। उसने ओपन कैमरे के सामने एक धोखेबाज इंसान का सच बताया है। मैंने कहा, पापा आप मेरी इस कामयाबी पर खुश हैं, लेकिन माँ खुश नहीं होगी। उसे अभी ये मलाल रहेगा कि मेरी जगह बेटा क्यों नहीं हुआ है। पिताजी ने जवाब दिया, जो साहस मेरी बेटी ने दिखाया है शायद वह एक बेटा भी नहीं कर पाता। मेरी बेटी ही मेरे लिए मेरे बेटे की तरह है। माँ को भी मुझ पर गर्व हो रहा था। माँ के प्यार के साथ मेरे पिताजी के संस्कार भी मुझ पर थे। पैसे के लिए अपनी इज्जत को खोना मेरे पिताजी की शिक्षा नहीं थी। पैसे से पहले मैंने अपने माता पिता के आत्मसम्मान को सबसे ऊपर रखा और इसलिए पूरे शहर में मेरी वाहवाही हो रही थी। दोस्तों, पैसा कमाने की राह में कभी भी गलत तरीकों का सहारा नहीं लेना चाहिए। पैसे के पीछे भागते हुए हमें अपने सिद्धांतों को भूलना नहीं चाहिए। सही तरीके से आया धन हमें समाज में सम्मान दिलाता है। जीवन में स्थायी सफलता और सम्मान पाने के लिए ईमानदारी और नैतिकता का पालन करना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नई दिलचस्प कहानी में। धन्यवाद। मेरे पति का भांजा अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के लिए हमारे घर आया था। इस दौरान मेरे और मेरे पति के बीच दूरियां बढ़ गई थी। हर रात मेरे पति मुझे समय देने के बजाय खर्राटे लेकर सो जाता। एक दिन रात को भांजे ने मुझे हॉल में बैठा हुआ देख लिया। तब वह मुझे अपने कमरे में ले गया। फिर वह बोला, मामी रोज मैं आपको इस तरह उदास चेहरा लेकर बाहर बैठे हुए देखता हूँ। आज के बाद आपको कभी भी मामा की जरूरत महसूस नहीं होने दूंगा। ऐसा कहकर भांजे ने मेरा नाम शबनम है। मेरी शादी के बाद मेरे पति अपने काम में व्यस्त हो गए थे। उसने मेरी तरफ ध्यान देना बंद कर दिया था। घर में मेरी सास थी। सुबह से रात तक मुझे अपनी 50 साल की सास की सेवा करनी पड़ती थी। उनकी सेवा करना मुझे कठिन लगता था, लेकिन मेरे पति से बढ़ती दूरी के कारण मैं चिड़चिड़ी हो गई थी। शनिवार की रात में बहुत खुश थी क्योंकि अगले दिन रविवार था और मेरा पति मेरे साथ रहेगा। रात को सोने से पहले मैं अमन से बोली, कल तुम कहीं भी बाहर नहीं जाओगे क्योंकि कल का दिन पूरी तरह से मेरा होगा। कल हमारे बीच कोई नहीं आना चाहिए। तब अमन ने कहा, शबनम मुझे एक बात बतानी थी। मेरी दूर की मेरी बहन का बेटा अरमान कल से कुछ सालों के लिए हमारे घर आ रहा है। उसकी इंजीनियरिंग की पढ़ाई है, इसलिए वह हमारे घर ही रहकर पढ़ाई करेगा। ये सुनते ही मुझे समझ आ गया कि मुझे मेरे पति के साथ समय बिताने का ये दिन भी गया। इसलिए जो कोई भी हमारे घर रहने आ रहा था उस पर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन जिस पर मुझे गुस्सा आ रहा था वही मेरे जीवन में रंग भरने वाला था। इसका मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। रात को गुस्से में ही मैं सो गई थी। अगले दिन सुबह के समय अरमान घर आया। आते ही उसने मेरी सास को नमस्ते किया। फिर वह हमारे पास आया। तभी अमन ने कहा, भांजे को कभी पैर नहीं छूने चाहिए। इतना कहकर अमन ने गले लगा लिया। अरमान देखने में बहुत सुंदर था, बिल्कुल गोरा चिट्टा और भारी भारी शरीर का। मेरी नजर तो इस पर टिक गई थी। उसे आते ही मैं उसे एकदम देखते ही रह गई। अरमान बहुत बातूनी था। आते ही वह बहुत बातें कर रहा था। वह बातें भी बहुत हंसकर कर रहा था। फिर देखते ही देखते उसे हमारे घर आए कुछ दिन हो गए। एक दिन रोज की तरह अरमान अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए कॉलेज गया हुआ था और उसी दिन तेज तूफानी बारिश शुरू हो गई थी। तब मुझे अरमान की बहुत चिंता होने लगी। पिछले कुछ दिनों से वह हमारे साथ घर का सदस्य की तरह रह रहा था। कई बार वह किचन में काम करने में भी मेरी मदद करता था। मैं अरमान को बार बार फोन कर रही थी। रोज शाम को वह 6 बजे तक घर आ जाता था, लेकिन आज तो 7 बज गए थे और वह घर नहीं आया था।
अमन ने पहले ही फोन करके बताया था कि ज्यादा बारिश होने के कारण वह कुछ समय ऑफिस में रहेगा, लेकिन मुझे तो अरमान की चिंता हो रही थी क्योंकि वह बाइक से गया था। उसकी राह देखते हुए मैं घर के दरवाजे पर खड़ी थी। कुछ ही देर में मैं अरमान पूरी तरह भीगते हुए घर आया था। उसे देखकर मैं तुरंत अंदर से तौलिया लेकर आ गई और उसके शरीर पर लपेट दिया। फिर वह अपने कमरे में चला गया। मैं भी चाय बनाने के लिए किचन में चली गई। मैं जब भी किसी के लिए चाय बनाती थी तब मुझे सास के लिए भी एक कप चाय बनानी पड़ती थी क्योंकि उन्हें चाय बहुत पसंद थी। सास को एक कप चाय देकर दूसरा कप लेकर जल्दी से अरमान के कमरे में गई। जब मैं उसे कमरे में गई तो वह सिर्फ लोवर में था। उसके शरीर पर शर्ट्स नहीं थी और वह अपने बाल भी अभी तक पोंछा नहीं था, इसलिए ठंड से वह कांप रहा था। हाथ में चाय का कप देखकर मैं अरमान के बाल पोंछने शुरू कर दी। तब हम एक दूसरे के बहुत करीब थे। जब मैं अरमान से दूर हुई तो मैं उसकी नज़रों को देखने लगी। उसकी नज़रें मुझे एक अलग ही नज़र से देख रही थी। उसकी नज़र मुझे एक अलग ही लग रही थी। अरमान मुझे बहुत प्यार भरी नज़रों से देख रहा था। तब मैं उससे बोली, गर्मा गर्म अदरक वाली चाय पी लो। अरमान ने अचानक से मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे अपने पास बिठा लिया। वह बोला, आप मेरी सगी मामी नहीं हो, फिर भी आप मेरी कितनी चिंता करती हो। मैंने कहा, अरमान, मैं और तुम्हारे मामा सगे और सौतेले में कोई फर्क नहीं करते। मेरे अपने सगे भांजे नहीं हैं, लेकिन तुम भी हमारे लिए सगे से कम नहीं हो। तुम भी मेरे प्यारे भांजे हो। मैं तुम्हारे लिए अभी तक कुछ भी नहीं किया है। तुम बेवजह ही मेरी इतनी तारीफ कर रहे हो। हम बातें ही कर रहे थे कि घर की घंटी बजी। अमन घर आ गया था। उस दिन रात को रोज की तरह अमन खर्राटे लेकर सो गया। शादी के 3 महीने बाद ही वह अपनी पत्नी को भूल चुका था। शादी से पहले तो वह बहुत प्यार भरी बातें करता था, लेकिन अचानक वह अपने ऑफिस के काम में इतना व्यस्त हो गया। इससे परेशान होकर मैं हॉल में आकर बैठ गई। बाहर आकर देखा तो अरमान की कमरे की लाइट जल रही थी। उसका दरवाज़ा अंदर से बंद था, इसलिए मैं हॉल में ही बैठ गई। कुछ ही देर में मुझे अपने हाथ पर किसी का हाथ महसूस हुआ। तब मैं अचानक चौंक कर उठ गई। सामने देखा तो अरमान मेरे पास बैठा था। उसने मेरे कान से हेडफोन निकालकर अपने कान में लगा दिया। वह दिन में कम से कम एक बार मुझे ऐसा खास महसूस कराता था कि मुझे अपने कॉलेज के दिन याद आ जाते थे कि उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने कमरे में ले गया। वहां जाते ही उसने कहा, मामी, यहाँ आने के बाद से मैं हर रात आपके हॉल में उदास बैठा हुआ देखता हूँ। आपके और मामा के बीच सब कुछ ठीक तो चल रहा है ना? क्या आप गाने सुनकर अपना अकेलापन दूर करने की कोशिश करती हो? अरमान ने मेरे मन की सारी बातें पहचान ली थी। मैं उसकी ओर देखकर बस मुस्कुराई। तब उसने मेरा हाथ अपने हाथों में लिया और बात करने लगा। उसने कहा, कुछ समय के लिए मुझे अपने रिश्तेदार ना समझकर अपना दोस्त समझ लो, क्योंकि जो बातें हम दोस्त से खुलकर कर सकते हैं वह शायद आप मामी के नाते मुझे नहीं कर सकोगी। इसलिए मुझे अपना दोस्त समझो और मुझे मन खोल कर बातें करो। अरमान ने अपनी बातों से मुझे कुछ ही समय में अपना बना लिया था। तब मैंने उसे अपनी सारी चिंता बताई। मैंने कहा, अरमान, तुमने जो कभी कहा वह सब सच है। तुमने कुछ ही दिनों में मेरे मन को पहचान लिया है, लेकिन मेरा पति मुझे भूल गया है। हमारे बीच बहुत दूरी आ गई है। पत्नी सिर्फ घर के काम करने के लिए नहीं होती, उसे भी पति से कुछ प्यार की उम्मीदें होती हैं। ये अमन भूल गया है। इस पर अरमान ने कहा, मामी, आप ज्यादा मत सोचो। मामा को जब आपके प्यार की याद आएगी तब आएगी। जब तक मैं आपके साथ हूँ तब तक मैं आपको अकेलापन महसूस नहीं होने दूंगा। आज से हम दोनों दोस्त हैं। मैं अरमान की दोस्ती को दिल से स्वीकार कर ली थी। तब उसने फिर से मेरे मोबाइल में गाने प्ले कर दिए। उसके बाद एक ही हेडफोन से हम दोनों गाने सुनने लगे। मेरे प्रेमी की तरह मेरे पास बैठकर मेरा हाथ पकड़कर वह प्यार भरे गाने सुना रहा था। गाने सुनते सुनते उस रात में अरमान के कंधों पर सर रखकर सो गई। हम दोनों की आंख लग गई थी। अचानक उसके कमरे का दरवाज़ा खटखटाया गया। उस दरवाजे से मेरी आंख खुल गई। मैंने देखा कि मैं अरमान के ऊपर हाथ रखकर सोई हुई थी। तब मैं तुरंत उसे दूर हो गई
उसने दरवाजा खोला तो बाहर सासू माँ थी। मैं तुरंत उसके कमरे के बाथरूम में छुप गई, इसलिए सासू माँ मुझे देख नहीं पाई। उसके कमरे की लाइट जलती हुई देखकर उन्होंने उसे आवाज दी थी। सासू माँ के वहां से जाने के बाद मैं भी छुप छुपा कर अपने कमरे में चली गई। अनजाने में उस रात अरमान के साथ मेरा थोड़ा अधिक संपर्क हो गया था। इसका उसके मन पर क्या असर होगा इसका मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। अगले दिन सुबह अमन ऑफिस के लिए निकल गया, लेकिन अरमान घर पर ही था। मैंने उसे उसका टिफिन देने के लिए कहा, तब उसने कहा मेरी छुट्टी है। मैंने उसे छुट्टी का कारण पूछा तो वह मेरे कान में बोला, ये छुट्टी मैंने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए की है। मुझे अपने दोस्त के लिए क्वालिटी टाइम बिताना है। अरमान को मेरे साथ ऐसा समय बिताना था, ये तो मुझे पता नहीं था। उस दिन दिन भर उसने मुझे घर के कामों में मदद की और शाम को वह मुझे मेरे पसंदीदा जगह पर घुमाने ले गया। मन ने रात में मुझे बताया कि उसने अगले हफ्ते की छुट्टी ले ली है। उसने कहा मेरे 3 करीबी दोस्त की शादी है और वह भी एक ही शहर में। एक दोस्त की शादी में 2 दिन लगेंगे और दूसरे दोस्त की शादी में 2 दिन लगेंगे और फिर तीसरे दोस्त की शादी में भी 2 दिन लगेंगे। हम सभी दोस्त मिलकर उन शादियों में जा रहे हैं। हम सभी पुरुष ही हैं, किसी की पत्नी साथ नहीं जा रही है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता। अमन की बातों से मुझे गुस्सा तो बहुत आया था। दोस्त की शादी में जाने के लिए बहाने से ही सही मैं उसके साथ कुछ दिन छुट्टियां मना सकती थी, लेकिन अमन को मेरी कोई परवाह नहीं थी। शादीशुदा होते हुए भी वह बैचलर लाइफ जीना चाहता था। अगले दिन तय समय के अनुसार उसके दोस्त उसे लेने के लिए घर आ गए। अगले 6 दिन बाद अमन घर पर नहीं रहने वाला था। बाहर जाने से पहले उसने अरमान से कहा कि वह अपनी मामी और दादी की अच्छे से ख्याल रखेगा। अरमान ने हाँ में सर हिलाया था, लेकिन उस वक्त मुझे उसके देखने के नजरिए से मुझे ऐसा लग रहा था जैसे अमन चोर के हाथ में चाबी देकर जा रहा है। अमन के घर पर नहीं होने पर अरमान के मेरे प्रति भावनाएं धीरे धीरे बाहर आने वाली थी। इसका मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। अमन के निकलने के बाद मैं थोड़ी देर आराम करने के लिए अपने कमरे में चली गई। मैं अपने ऊपर चादर ओढ़ ही थी कि अरमान मेरे कमरे में आ गया। अंदर आते ही उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। वह आकर मेरे पास ऐसे लेट गया ऐसे वह मेरा पति हो। फिर अरमान ने कहा, मामी सोती क्यों हो? हमें एक अच्छा मौका मिला है। मेरे पास आपके लिए कुछ सरप्राइज है। मैं बिल्कुल सही समय पर अपने कॉलेज से छुट्टी ले ली है। अब जल्दी से तैयार हो जाइए, हमें बाहर जाना है। मैं उससे पूछ रही थी कि हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन वह कुछ बताने को तैयार नहीं था। उसने मुझे बस इतना ही कहा कि दादी को बता दीजिएगा कि आप अपनी सहेली की शादी के लिए जा रही हैं और शाम तक वापस आ जाएंगी। बारिश हो रही है इसलिए मैं आपके साथ लेकर जा रहा हूँ। सासू माँ ने मुझे मेरी सहेली की शादी में जाने की इजाज़त दे दी। मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं किसी सहेली की शादी में जा रही थी। तभी अरमान मुझे अपनी बाइक पर लेकर निकल पड़ा। आधे रास्ते में ही जाते ही मैं लव बर्ड्स पार्क का साइन बोर्ड देखा। तभी मैं अरमान से बोली, तुम मुझे लव बर्ड्स पार्क में लेकर चलो क्या? ये सुनते ही उसने बाइक को सड़क के किनारे ले लिया और जोर से ब्रेक मारा। तब मैं पूरी तरह से उसके ऊपर आ गई। मैं गिरने ही वाली थी। इस डर से मैं पीछे से उसे कसकर पकड़ लिया। बाइक रोकते ही अरमान ने कहा, मामी आप तो बहुत होशियार हो, आपने बिल्कुल सही साइन बोर्ड पढ़ा है। मैं आपको अपने साथ एक दिन के लिए लव बर्ड्स पार्क में शेर पर ले जा रहा हूँ। हमेशा उस किचन में घुसने रहने से आपका दिमाग भी खिचड़ी जैसा हो गया है। मुझे मेरी दोस्त को खिचड़ी से थोड़ा बाहर निकालना है। फिर कुछ ही घंटे में हम लव बर्ड्स पार्क पहुंच गए। वहां हमने बहुत एंजॉय किया। वहां के हर जगह पर अनजाने में कई बार मैं अरमान का हाथ पकड़े घूम रही थी। बहुत से लोगों ने तो हमें कपल ही समझ लिया होगा। अरमान ने कभी मेरी कमर में हाथ डालकर तो कभी मेरे कंधे पर हाथ रखकर तस्वीर खिंचवाई। शाम को 7 बजे से पहले हम घर आ गए। घर से बाहर निकलने के बाद मुझे महसूस हुआ कि घर के बाहर भी एक दुनिया है। उसी दिन रात में हमारे कॉलेज ग्रुप में मेरी एक सहेली की शादी का कार्ड आया। उसने बहुत अर्जेंट शादी का कार्ड भेजा था। अगले दिन उसकी शादी थी। अब सासू माँ को मैं क्या कहूँ, यही
सोच रही थी उस रात भी अरमान मेरे कमरे में आया था। उसने मुझे हिम्मत दी कि जो सच है वही कारण बता दो। फिर मैं सासू माँ को जो सच था वही बताया। उन्होंने मेरी बातों पर कोई शक नहीं किया। फिर अगले दिन जब मैं अपनी सहेली की शादी के लिए तैयार हो रही थी तब अरमान मेरे आसपास ही मंडरा रहा था। वह कभी मेरे साड़ी पर मैचिंग इयररिंग लाकर दे रहा था तो कभी मेरे ब्लाउज के रिबन बांध रहा था, कभी वह मेरे बाल सेट कर रहा था। तब बार बार उसका हाथ मेरी पीठ पर पड़ रहा था। हम प्रेमी प्रेमिका की तरह एक दूसरे के करीब थे। अरमान भी मेरी छोटी छोटी बातों का ख्याल रख रहा था। उसका प्यार धीरे धीरे मेरे मन पर हावी हो रहा था। उस दिन मैं बहुत अच्छी तरह तैयार हुई थी, इसलिए मैं अपना मेकअप खराब करके रिक्शे से शादी में नहीं जा सकती थी। इसलिए मैं अमन को अपनी सहेली की शादी के बारे में बता दी। मेरी सहेली की शादी हमारे ही शहर में थी, इसलिए अमन ने कहा अरमान को तुम बड़ी गाड़ी से छोड़ने के लिए साथ ले जाओ। अरमान तो एक पैर पर भी मेरे साथ कहीं भी जाने के लिए तैयार था। उस दिन भी वह तैयार होकर मेरे साथ जाने को निकल गया। अरमान उस दिन कुछ ज़्यादा ही हैंडसम लग रहा था। मेरी नज़र बार बार इस पर जा रही थी। शादी में मैंने उसे ड्राइवर बनाकर नहीं लाई थी, इसलिए मैं उसे अपने साथ शादी हॉल के अंदर ले आई। मेरी कई दोस्तों ने अमन को नहीं देखा था, इसलिए उन्होंने अरमान को ही मेरा पति समझ लिया। वह कहने लगी तुझे ये हीरा आखिर मिला कहाँ से? काश हमारा पति भी इतना हैंडसम होता। तुझे तो बहुत मज़ा आ रहा होगा। शबनम ये सुनकर सारी सहेली आपस में बातें कर रही थी। सबका शक दूर करने के लिए मैंने कहा ये मेरा पति नहीं है, ये तो मेरा भांजा है। कुछ दिनों के लिए ये हमारे घर आया है। तब सभी सहेलियां कहने लगी तुम्हारी किस्मत सच में बहुत खराब है। हमें लगा अरमान तुम्हारा पति है। मेरी कुछ सहेलियां अरमान के आसपास घेरा बनाकर उससे बातें कर रही थी। वह तो बहुत बातूनी था। तभी मेरी सबसे करीबी सहेली मेरे पास आई। फिर उसने अपनी परेशानी बतानी शुरू कर दी। उसने कहा आजकल मेरे पति का मुझ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। अगर उसे मेरे प्यार की परवाह नहीं है तो मैं भी उसके लिए क्यों तरसूं। मेरा ख्याल रखने वाला मेरा प्रेमी मैंने ढूंढ लिया है। वह भी तुम्हारे अरमान की तरह ही जवान और हैंडसम है। कुछ महीनों से मैं तुम्हारे सोशल मीडिया पर कोई फोटो नहीं देखी। लगता है तुम भी अपनी शादीशुदा जिंदगी से बोर हो चुकी हो। क्यों तुम बेकार में अमन की चिंता कर रही हो? तुम्हारे सामने कैडबरी होते हुए तुम्हारे हाथ से बिस्किट क्यों छूट रहा है? अगर अमन को तुम्हारी परवाह नहीं है तो तुम अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए अरमान को अपने पास रख सकती हो। वैसे भी यहाँ आने के बाद मैं देख रही हूँ कि अरमान तुम्हारे प्रति कुछ ज़्यादा ही वफादार है। अब भी देख लो, वह इतनी महिलाओं के झुंड में खड़ा होने के बावजूद भी उसकी नज़र तुम पर ही आ रही है। अब तुम किसकी चिंता कर रही हो? जिंदगी में आए प्रेम के पलों को अरमान के साथ सही से जियो। मेरी सहेली ने जो कुछ भी कहा था वह बिल्कुल सही था। उस रात को मैं अरमान को खुद अपने कमरे में बुलाई। वह कमरे में आया तब मैं उसके सामने जानबूझकर अपनी शादी की पहली रात की नाइटी पहन रखी थी। मुझे देखकर अरमान ने अपनी आंखों पर हाथ रख लिया। वह वहां से जाने लगा। तभी मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे कमरे में खींच लिया। फिर मैं बोली बेकार की नौटंकी मत करो। तुम्हारा मुझ पर कितना प्यार है ये मुझे अच्छी तरह से समझ में आ गया है। अब ड्रामा बंद करो। इस पर अरमान ने कहा शबनम मामी कुछ चीज़ों का आनंद मुझे भी लेने दो। पहले ही आप इतने छोटे कपड़े पहनकर मेरे सामने आई हो। पहले आप पूरा गाउन पहनकर आओ। सब कुछ पहले से ही आप ही करोगी तो मैं आपको आनंद कैसे दूंगा? वह भी सही कह रहा था। मुझे भी अरमान से छोटी छोटी चीज़ों में प्यार का आनंद लेना था। तब मैं गाउन पहन कर आई थी। अरमान ने मुझे अपनी बाहों में भर लिया था। फिर वह मुझसे बातें करने लगा। कुछ ही समय में हमारे बीच प्रेम की बातें होंगी ये मुझे पता था। मैं उन सभी ख्यालों में थी। तभी सासू माँ की आवाज़ आई। उन्हें मुझे
अपने घुटनों पर तेल लगवाना था। इच्छा ना होते हुए भी मैं 10 मिनट तक उनके पैरों की मालिश की। उसके बाद मैं अपने कमरे में आई तो अरमान मुझे वहाँ नहीं दिखाई दिया। उसके कमरे में जाकर देखा तो वह सो चुका था। अगले दिन मैं अरमान को थोड़े गुस्से में देख रही थी। मैं किचन में काम कर रही थी, तभी वह मेरे पास आया और पीछे से गले लगाकर कहा, शबनम मामी, आपको गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं आपके लिए एक रोमांटिक सरप्राइज़ प्लान किया है। आज की पूरी रात आप मेरी और मैं आपका। मैं समझ गई थी कि अरमान मुझसे भी ज़्यादा रोमांटिक है। रात को मैं अच्छे से तैयार हुई। उस रात मैंने सासू माँ को नींद की गोली दे दी थी ताकि वह बीच में ना आए। रात को मैं अरमान के कमरे में गई। उसके कमरे में दिल के आकार की बिस्तर पर फूलों की पंखुड़ियां बिखरी हुई थी और उसके कमरे की सुगंध बहुत ही मनमोहक थी। उसकी तैयारियां बहुत ही अच्छी थी। उसने वहीं मुझे इम्प्रेस कर दिया। आगे वह मुझे किस तरह खुश करेगा, इसके लिए मैं बहुत उत्सुक थी। उसके कमरे में मुझे सजावट तो दिख रही थी, लेकिन वह कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। मैंने उसे उसके बाथरूम में भी देखा, वहां भी नहीं था। उसका फोन भी नहीं लग रहा था। क्या उसने मेरे साथ कोई मजाक किया था? फिर मेरा मूड ऑफ होने लगा। तभी मेरी नजर उसके बिस्तर पर पड़ गई। वहां मुझे एक चिट्ठी दिखाई दी। उसे देखकर मुझे समझ आया कि एक और सरप्राइज है। जब मैं वह चिट्ठी खोली तो मेरी उम्मीदें एक पल में ही टूट गई। अरमान ने वह चिट्ठी मेरे लिए लिखी थी। उसमें उसने लिखा था कि मामी, मैं आपका सगा भांजा या रिश्तेदार नहीं हूँ। मेरे मामा मामी उस शहर के लक्ष्मी नगर में रहते हैं। आपके शहर में 2 लक्ष्मी नगर हैं। मैं गलत ही आपके घर आ गया। संयोग ऐसा हुआ कि आपके घर भी आपका भांजा इस समय आने वाला था। जब मैं वहां आया, आपके घर आते ही आपने मुझे अरमान कहकर पुकारना शुरू कर दिया। मेरे मामा ने भी मेरा नाम प्यार से अरमान रखा था। मैंने अपने मामा मामी को कभी नहीं देखा था, इसलिए मैंने आपको मामा मामी समझ लिया। लेकिन कुछ दिनों बाद मेरे मोबाइल पर माँ का मैसेज आया कि मेरे मामा मामी कुछ दिनों के लिए गांव गए हैं। माँ ने मुझे मेरी असली मामा की फोटो भेजी। तब मुझे समझ आया कि आप मेरे रिश्तेदार नहीं हैं। लेकिन मामी, आपने मुझे मेरी सगी मामी ही दिखी। आपने मेरी बहुत देखभाल की। आप अपनी शादीशुदा जिंदगी से नाखुश थी। ये जानने के बाद भी मैं माँ के साथ उस बारे में बात नहीं कर सकता था। इसलिए कुछ दिनों के लिए ही सही में आपको खुश रखने का फैसला किया। मेरा उद्देश्य आपको खुश करना था। मैं आपके साथ गलत नहीं कर सकता था, क्योंकि मैंने आपको अपनी मामी की नज़रों से ही देखा था। आपके साथ थोड़ा समय बिताकर मैंने जितनी खुशी आपको दे सकता था देने की कोशिश की। अब मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आपके साथ गलत नहीं कर सकता। जो प्यार आप मुझे में ढूंढ रही थी, वह आपको अपने पति में ढूंढना चाहिए। जिस तरह से आप मुझसे खुलकर बात करती थी, उसी तरह से एक बार मामा से बात कीजिए। निश्चित रूप से वह आपके प्यार को समझेंगे। एक बार फिर माफ़ी मांगता हूँ। अरमान की चिट्ठी पढ़कर मुझे समझ आया कि वह हमारा भांजा नहीं था। अभी मैं सोच ही रही थी कि तभी अमन का फोन आया। अमन बहुत हड़बड़ी में कह रहा था कि शबनम, आज रात माँ को अपने कमरे में अपने पास सुला लो। तुम दोनों कमरे का दरवाजा बंद कर लो। अभी कुछ समय पहले मेरे मोबाइल पर दीदी का मैसेज आया है। लंदन से कुछ दिनों के लिए उनका बेटा हमारे घर आने वाला था, लेकिन कुछ कारण की वजह से नहीं आ सका। कुछ नेटवर्क इशू की वजह से उसके बाद दीदी मुझे फ़ोन नहीं कर पाई थी। अब दीदी का मैसेज आया है, तब मुझे समझ आया कि हमारा असली भांजा हमारे शहर में आया ही नहीं है। पिछले कुछ दिनों से हमारे घर में एक बहरूपिया अरमान बनकर रह रहा है। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैं यहाँ से निकल रहा हूँ और तुरंत ही घर पहुँचता हूँ। उस बहरूपियों को मैं पुलिस से गिरफ्तार करवा दूंगा। अमन ने मुझे जो कुछ बताया था वह मुझे पहले ही पता चल गया था। अरमान गलती से हमारे घर आ गया था, लेकिन उसने मुझ पर बुरी नज़र डाली। उसने तो मुझे बहुत ही कुछ सिखा दिया और मेरी जिंदगी में थोड़े समय के लिए ही सही खुशी के पल भर दिए। मुझे उस पर कोई गुस्सा नहीं था। अगले दिन
अमन घर आया उससे पहले अरमान वहां से चला गया था। मैं अमन को वह चिट्ठी दिखा नहीं सकी। मैंने उसे बताया कि अरमान ने मेरे सामने कबूल किया है, वह गलती से हमारे घर आया था और उसका भी हमारी तरह गलतफहमी हुआ था। उसने इतने दिनों में हमारे घर में कुछ भी गलत नहीं किया, फिर हम किस अधिकार से उसे पुलिस से गिरफ्तार करवाएं। अमन को मेरी बात समझ में आ गई थी। अरमान एक अच्छे घर का लड़का था। उसी दिन अरमान अपने असली मामा मामी के साथ हमारे घर माफी मांगने आया। जो भी गलतफहमी हुई थी उसके बारे में उसने सब कुछ बता दिया। तब अमन ने उसे माफ कर दिया क्योंकि अरमान एक अच्छे घर का लड़का था। हमसे माफी मांग कर वह यहाँ से चला गया। वह एक बहरूपिया बनकर आया था और मेरी जिंदगी में थोड़े समय के लिए ही सही प्रेम के पल भर गया। उसने मुझे सच्चे प्यार की परिभाषा सिखा दी थी। उसने मुझे ये भी सिखाया कि हर किसी को दिल की बात समझ नहीं आती। अगर किसी व्यक्ति को हमारी भावनाएं समझ नहीं आ रही हैं तो हमें उन्हें बताना चाहिए ताकि सामने वाले व्यक्ति को समझ में आए कि हमें क्या चाहिए। मैं कितनी अकेली पड़ गई थी, ये सब कुछ मैं अमन को बताया। उस दिन के बाद अमन ने हर 2 महीने के बाद हम दोनों पति पत्नी के लिए कहीं ना कहीं ट्रिप की योजना बनाई। वह मुझे समय देने लगा। अगर किसी व्यक्ति को हमारी भावना समझ नहीं आती तो हमें उन्हें बताना चाहिए ताकि सामने वाले व्यक्ति को समझ में आए कि हमें क्या चाहिए, क्योंकि बातचीत और सच्चाई से रिश्ते में सुधार आता है। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना और अच्छे कमेंट करके बताना कि आपको कहानी कैसी लगी। मिलते हैं एक नई कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।